ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। आज हम जीएस पेपर 4 में जो पिछला टॉपिक था मूल्य, उसके कुछ आगे की कड़ियों को देखेंगे। इसमें टॉपिक 1.1 होगा आपका मूल्य तथा आचरण, जबकि टॉपिक 1.2 होगा आपका मूल्यों का वर्गीकरण, जिसमें हम देखेंगे मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं अथवा आत्मनिष्ठ, मूल्य स्थिर हैं अथवा गतिशील। साथ ही हम कुछ अन्य चीज़ें भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपना। पहले मूल्य तथा आचरण, वैल्यू एंड कंडक्ट। जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, पिछली वीडियो में अपने, मूल्य क्या होते हैं। मूल्य वो नैतिक आदर्श हैं जिन्हें समाज प्राप्त करना चाहता है या उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील होता है। क्योंकि इससे क्या होता है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था होती है उसका संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। यदि आज हम इसको आचरण से जोड़ के देखें तो जो आचरण है उसका नैतिकता और मूल्य से घनिष्ठ संबंध होता है। हालांकि नैतिकता और मूल्य में भी विभेद होता है। देखिए, शुरू करते हैं। नैतिकता का संबंध यद्यपि हमारे विचारों व भावनाओं से भी होता है, किंतु नैतिकता की अंतिम कसौटी किसी व्यक्ति की कृति ही होती है। देखो, कोई व्यक्ति नैतिक है या अनैतिक, उसकी भावनाओं का भी यहाँ महत्वपूर्ण रोल होता है। लेकिन कोई व्यक्ति कितना ही नैतिक क्यों ना हो अथवा कितना ही अनैतिक क्यों ना हो, जब तक वो अपनी भावनाओं को कृत्यों में नहीं प्रवृत्त करता, उसका पता विश्व को नहीं चलता, दुनिया को नहीं चलता, समाज उससे अनभिज्ञ ही रह जाता है। तो इसीलिए जब हमारी नैतिकता कृत्य में प्रवृत्त होती है तो हम उसकी कृतियों को, उसके आचरण को, उसके कंडक्ट को क्या कहते हैं, नैतिक अथवा अनैतिक में वर्गीकृत करते हैं। अब देखिए, कृत्य क्या होते हैं। कृत्य दो प्रकार के होते हैं, यानी कि जो हम करते हैं वो सारे कृत्य होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ऐच्छिक कृत्य, दूसरा होता है अनैच्छिक कृत्य। जो ऐच्छिक कृत्य होता है वो सोच समझकर किया जाता है, यानी कि आपने जो भी काम सोच समझ के किया हो गया आपकी ऐच्छिक कृत्य, जानते हुए किया आपने, आपकी अंतरात्मा, आपकी अंतर चेतना उस कार्य के परिणाम को, उस कार्य को भली भांति जानती थी। और जो अनैच्छिक कृत्य होता है वो आप अचेतन अवस्था तथा गैर इरादतन कार्य होता है आपका। मतलब आप नहीं जानते थे वो कार्य क्या है, पहली चीज़, या आप विक्षुब्ध अवस्था में थे, या अबोध बालक थे, या आपको किसी ने ज़बरदस्ती करवाया, आपका इरादा नहीं था ऐसे करने का, तो सब वो अनैच्छिक कृत्य होते हैं। जो आपके अनैच्छिक कृत्य होते हैं वो निर्नैतिक कृत्य की श्रेणी में भी आते हैं। अब यदि ऐच्छिक कृत्यों को हम बांट के देखें तो ऐच्छिक कृत्य भी दो श्रेणी में बांटे जाते हैं। एक होता है सचेतन कार्य, मतलब आपने वो सारे कार्य जो आप जानबूझ के कर रहे हैं, सचेतन होता है। एक होता है आदतन कार्य। आदतन कार्य वो होते हैं जो आप चाहें या ना चाहें, आपकी आदत में शुमार हो गया है, वो काम आप करते रहते हैं। जैसे कि कुछ लोगों द्वारा पैर का हिलाना आदि। अब हम इन्हीं तीन श्रेणियों में और बांट सकते हैं, नैतिक, अनैतिक और निर्नैतिक। ठीक है, अब देखते हैं। ऐसे ऐच्छिक कृत्य जिनका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता उन्हें निर्नैतिक कृत्य कहते हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति के द्वारा ठंडा पानी पीना या गर्म पानी पीना, इसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये एक निर्नैतिक कृत्य है। और आचरण, व्यक्ति द्वारा किए गए ऐच्छिक कार्यों को जो होते हैं वो आचरण कहलाते हैं, यानी कि ऐच्छिक कार्यों का समूह क्या कहलाता है, आचरण कहलाता है। अब ऐच्छिक कृत्य कौन से होते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा या पहले ही बात कर ली है इस पे। ऐच्छिक कृत्य वे कृत्य जो व्यक्ति सोच समझकर होशो हवास में करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ऐसे कृत्यों के मूल में संकल्प स्वतंत्र निहित होता है। संकल्प स्वतंत्र का मतलब होता है ये जो कार्य किए जा रहे हैं वो स्वतंत्र रूप से किए जा रहे हैं, किसी बाह्य दबाव या अज्ञानतावश नहीं किया जा रहा। अब अगर आगे देखें तो इसके विपरीत क्या होता है, इसके विपरीत दूसरे प्रकार के वे कृत्य हैं जो व्यक्ति सोच समझकर नहीं करता, अपितु उससे हो जाते हैं। मतलब वो चाहता नहीं था वो कार्य करे पर हो गए। और ऐसे कृत्य कौन से कहलाते हैं, अनैच्छिक कृत्य कहलाते हैं। जैसे किसी मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति द्वारा किसी के प्रति अनुचित आचरण अथवा किसी बच्चे द्वारा दुर्घटनावश होने वाला कृत्य। यदि कोई पागल व्यक्ति किसी को ईंट मार दे तो वो उसका ऐच्छिक कृत्य नहीं है, क्योंकि उसका मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, उसकी अवचेतन अवस्था में है वो। और इसी प्रकार कोई अबोध बालक किसी बुजुर्ग का अपमान कर देता है तो वो भी सब अनैच्छिक कृत्य ही होते हैं। अब कोई कृत्य नैतिक है अनैतिक है, इसकी परिधि क्या होगी।
है ना। कुछ तो हमें इसकी परिधि निर्धारित करनी पड़ेगी। तो देखें, तो इसका पहली परिधि ये है कि किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐच्छिक कृत्य, जैसे हमने ऐच्छिक कृत्य देख लिया पहले ही, जो भी आप ऐच्छिक कृत्य करते हैं वो सब क्या होते हैं, नैतिक होंगे या अनैतिक होंगे, वो निर्नैतिक नहीं होंगे, पहली चीज़ तो। अब आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति द्वारा आदतन किए जाने वाले कृत्य, मतलब कोई व्यक्ति आदतवश कुछ काम करता रहता है तो वो भी नैतिक या अनैतिक होंगे। क्यों? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो आदतें होती हैं उनका विकास उनके स्वतंत्र निर्णयों का परिणाम होता है। आदतें एक दिन में विकसित नहीं होती, आदतें जैसे जैसे विकसित हुई आपने उसके पीछे निर्णय लिए, और वो जो निर्णय लिया आपने वो स्वतंत्र रूप से लिए थे। तो आदतें भी क्या होती हैं, नैतिक या अनैतिक की श्रेणी में आती हैं। आगे देखते हैं, किसी व्यक्ति के अनैच्छिक कृत्यों के आधार पर उसे नैतिक या अनैतिक नहीं ठहराया जा सकता। जैसे हम देखा कि जो अनैच्छिक कृत्य होते हैं व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार नहीं करता, बाह्य दबाव के अनुरूप करता है या अज्ञानतावश करता है। इसी प्रकार व्यक्ति के सभी कार्य नैतिक या अनैतिक नहीं होते, वरन उसके कुछ कार्य निर्नैतिक भी होते हैं क्योंकि उसका समाज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे किसी व्यक्ति द्वारा पानी पीना। हमारे अनैच्छिक कृत्य अनिवार्यतः निर्नैतिक होते हैं, साथ ही बहुत सारे ऐच्छिक कृत्य भी निर्नैतिक होते हैं। तो अभी हमने इसका पॉइंट का जो देखा हमने टॉपिक का 1.1, अब हम इसके अगले उसमें जाएंगे, टॉपिक 1.2 में जाएंगे, जिसमें हम देखेंगे मूल्यों का वर्गीकरण देखेंगे, विभिन्न श्रेणियों में किसने किया गया है, फिर दो महत्वपूर्ण खंडों को लेकर उस पर चर्चा करेंगे। तो अगर मूल्यों का वर्गीकरण देखा जाए तो मूल्य क्या है, हमने देखो जो समाज के नैतिक आदर्श हैं, और एक और बात बोली जाती है मूल्यों के लिए, जिसका भी मूल्य है, जिसकी भी वैल्यू है, प्राइस है, कीमत है, वो सब मूल्य कहलाते हैं। अब देखो इसमें बांट के देखें तो ये क्या है, आदर्श हैं, यानी साध्य मूल्य होते हैं कुछ तो हम जब प्राप्त करना चाहते हैं, है ना, सत्य, अहिंसा, शांति। इसके आगे जाके जो साध्य मूल्य आते हैं होते हैं क्या होते हैं, आनंद सबसे बड़ा साध्य मूल्य माना गया है। फिर ये सोपान क्रम में होते हैं, यानी कि कुछ मूल्य ऐसे होते हैं जिसे हम किसी भी कीमत में छोड़ना नहीं चाहते, हमारे प्राथमिक होते हैं। फिर उसके बाद गौण आते हैं, वस्तुनिष्ठ भी हो सकते हैं, आत्मनिष्ठ भी हो सकते हैं, इसकी हम चर्चा विस्तृत रूप से करेंगे आगे। स्थिर या गतिशील मूल्य हो सकते हैं। अगर गतिशील मूल्य है तो उसका आधार क्या होगा, देश काल यानी समय परिस्थिति, जो देश काल और परिस्थिति के अनुरूप बदलते रहते हैं वो क्या होते हैं, गतिशील मूल्य होते हैं। मूल्य, साध्य मूल्य और साधन मूल्य। देखो साध्य मूल्य क्या है, आपका आनंद, व्यक्ति जीवन में आनंद, सुख, संतोष, मोक्ष, निर्वाण, मुक्ति यानी कि प्रसन्नता प्राप्त करना चाहता है। और साधन मूल्य क्या है आपका, अनुशासन, ताकत, समाज सेवा, पैसा, सम्मान। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो ताकत प्राप्त करने पे आनंद की अनुभूति करते हैं, प्रसन्नता होती है उनको। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो समाज सेवा में ही आनंद का अनुभव करते हैं, कुछ पैसे से, कुछ सम्मान से। तो ये वो चीज़ें हैं, वो साधन हैं जो आपको साध्य मूल्य तक पहुंचाते हैं। ठीक है, एक और विभाजन देखते हैं इनका। कुछ मूल्य धार्मिक होते हैं, जैसे कि पूजा पाठ, अनुष्ठान, आरती, कीर्तन, जागरण, ये सब क्या आपके धार्मिक मूल्य हैं। आप किसी ईश्वर के बारे में नहीं सुनना चाहते अपने बुरा, या जो भी हैं आपकी धार्मिक मान्यताएं हैं। ये कुछ धर्मनिरपेक्ष मूल्य होते हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व आदि प्रकार से। और हम मूल्यों को फिर पारंपरिक मूल्य और आधुनिक मूल्य में विभाजित कर सकते हैं। देखो पारंपरिक मूल्य क्या है, जो आपकी परंपरा के अनुरूप यानी कि जो परंपरा के अनुसार चलते आ रहे हैं, जैसे कि पैर छूना, घूंघट करना, ये सारे क्या होते हैं आपके पारंपरिक मूल्य। वहीं आधुनिक मूल्यों में क्या देखा जाता है, स्वतंत्रता, समानता आदि सब प्रकार के जो मूल्य होते हैं वो आप क्या होते हैं, आधुनिक मूल्य होते हैं। अब हम मूल्यों को सार्वभौमिक मूल्य और क्षेत्रीय मूल्य में विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए जो मूल्य होते हैं सार्वभौमिक प्रकार के, जैसे प्रेम, दया, शांति, सत्य, ये ऐसे मूल्य हैं जो विश्व का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समाज, प्रत्येक क्षेत्र, प्रत्येक देश, प्रत्येक राज्य या आप किसी भी स्तर पे जाएंगे सब प्राप्त करना चाहते हैं। प्रेम हो, दया हो, शांति हो, सत्य हो। जबकि कुछ क्षेत्रीय मूल्य भी होते हैं, जैसे पैर छूना। पैर छूना एक क्षेत्रीय मूल्य, क्यों, क्योंकि भारत में पैर छूना एक मूल्य माना गया, परंतु पश्चिमी देशों में पैर छूने की प्रथा नहीं है। वहाँ हाथ मिलाना, चुम्बन करना आदि कुछ पारंपरिक मूल्य यानी कि उनके कुछ सांस्कृतिक मूल्य रहे हैं। तो मूल्य क्या होते हैं, ये बदल भी सकते हैं, यानी गतिशील मूल्य होते हैं। इसी प्रकार मूल्य को हम दो और श्रेणी में बांट सकते हैं, वो है आपकी
सकारात्मक मूल्य और नकारात्मक मूल्य। सकारात्मक मूल्य क्या होते हैं? ईमानदारी, विनम्रता। वही नकारात्मक मूल्य जो बुरे काम के लिए प्रेरित करें आपको, जैसे बेईमानी, निष्ठुरता आदि हो सकते हैं। अब हम मूल्यों को और एक मेजर श्रेणी बांट के देखेंगे, वो क्या है आपकी मूल्य की वस्तुनिष्ठता, यानी कि वस्तुनिष्ठ नहीं ऑब्जेक्टिव, आत्मनिष्ठ यानी सब्जेक्टिव मूल्य होते हैं। देखो, जो वस्तुनिष्ठ मूल्य होते हैं वो क्या होते हैं? जो व्यक्ति के मन से तय हों, ये मतलब मन से तय नहीं, सॉरी, वस्तुनिष्ठ वो मूल्य होते हैं जो मन से तय नहीं होते, फिक्स हैं, यानी 2+2 = 4। और इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, कोई मना नहीं कर सकता कि 2 और 2 4 है। क्या है? ऑब्जेक्टिव, मन से तय नहीं हो सकती 2 और 2 5 बोल दो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो फिक्स है आपका। ये क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ मूल्य पूर्णतः निश्चित हैं, तथ्यात्मक हैं, इसमें फेरबदल नहीं हो सकती। मन की मानने की बाध्यता है, आप तथ्य को मानने के लिए बाध्य होते हैं, ठीक है। और गणितीय सूत्र होता है, संविधान या कानून जो बना दिया जाता है वो आपके मन पे नहीं चलता, वो वस्तुनिष्ठ होते हैं। और पारंपरिक बाध्यता भी हो जाती है इन पे, क्योंकि परंपरा अनुसार ये बाध्य रूप से माने जाते रहे। वहीं आत्मनिष्ठ मूल्य कौन से होते हैं? व्यक्ति विशेष के मन पर निर्भर करते हैं, जैसे कि बड़ों का सम्मान करना, वरिष्ठों की सेवा करना। ये क्या है? आपके मन पे निर्भर करता है। कोई, यानी कि अंधा व्यक्ति है जिसे दिखाई नहीं देता, अगर कोई ऐसा व्यक्ति सड़क पे खड़ा है, आप उसे पार कराएं या न कराएं, ये आपकी आत्मनिष्ठ मूल्य है, मतलब आपके ऊपर निर्भर करता है। और ये अनुमान पर भी निर्भर हो सकते हैं कि हाँ भाई, मैंने अनुमान लगा लिया कि लोग ऐसे हैं, सोच और विचार का परिणाम होते हैं। तो ये अंतर होता है मूल्यों का हिसाब से। अब हम देखेंगे कि एक क्वेश्चन के रूप में देखेंगे थोड़ा सा, मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं? देखिए, ये नीति शास्त्र का एक बहुत विवादित प्रश्न रहा है कि भाई मूल्यों को किस श्रेणी में रखा जाए, वस्तुनिष्ठ मान लिया जाए इनको या आत्मनिष्ठ मान लिया जाए। तो हम इसे देखते हैं, आपसे ऐसे ही नोट कर लीजिएगा, ठीक है। नीति शास्त्र के सबसे प्रमुख विवादों में से एक यह है कि मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या आत्मनिष्ठ होते हैं। देखो, मूल्य वस्तुनिष्ठ तब कहे जाएंगे जब संपूर्ण विश्व में उन्हें लेकर सर्वसम्मति हो, किसी प्रकार का मतभेद ना हो, यानी कि वो मूल्य जो पूरे विश्व में सभी लोग एक समान स्वीकार कर रहे हैं, तब वो क्या कहलाएंगे? आपके वस्तुनिष्ठ मूल्य कहलाएंगे। इसके विपरीत मूल्य आत्मनिष्ठ तब कहे जाएंगे जब कोई व्यक्ति निजी तौर पर उन्हें स्वीकार करता हो, किंतु समाज या विश्व के लिए, यानी शेष सदस्य जो बचे हैं आपके समाज या विश्व में, उसके प्रति सहमति ना रखते हों या रख भी सकते हैं। दोनों ही स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यदि रखते हैं, उस मूल्य के प्रति पूरा विश्व सहमति रखता है, तो वो वस्तुनिष्ठ बन जाएगा। यदि नहीं रखता तो आपका आत्मनिष्ठ बन जाएगा, आपका अपना मूल्य है वो। अब आगे देखते हैं। वस्तुतः मूल्यों को निरपेक्ष रूप में ना तो हम आत्मनिष्ठ मान सकते हैं और ना ही वस्तुनिष्ठ मान सकते हैं, क्योंकि विश्व में एक भी ऐसा मूल्य नहीं है जिस पर सभी सहमत हों। यानी कि कोई ऐसा मूल्य नहीं मिलेगा सभी सहमत हो जिस पे। अगर हम शांति की बात भी करते हैं तो भी क्या युद्ध काल में शांति संभव है? उस समय तो हिंसा को महत्व देना पड़ जाता है आपको, तो मुश्किल आती है ऐसी। वास्तव में मूल्यों की वस्तुनिष्ठता तथा आत्मनिष्ठता में सिर्फ आनुपातिक अंतर ही होता है, अर्थात कुछ मूल्य ज़्यादा वस्तुनिष्ठ होते हैं जबकि कुछ मूल्य ज़्यादा आत्मनिष्ठता की ओर झुके हुए होते हैं। उदाहरण के लिए, शांति, सद्भाव, कृतज्ञता जैसे मूल्य वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हुए भी होते हैं। शांति, सद्भाव, कृतज्ञता जैसे मूल्य क्या होते हैं? वस्तुनिष्ठ प्रकृति के होते हैं। वहीं मांसाहार, समलैंगिकता, गर्भपात आदि ऐसे नैतिक प्रश्न हैं जिन पर विश्व जनमत विभाजित है, यानी कि मूल्य को लेके विभाजन है, एक द्वैधात्मक चिंतन है। मूल्यों का जो ये अंतर है हमारी द्वैधात्मक चिंतन के कारण होता है, जिसके चलते हम या तो वस्तुनिष्ठ अथवा आत्मनिष्ठ मूल्य देख खोजते हैं। मतलब हमने क्या सोच लिया, या तो मूल्य भाई आपका आत्मनिष्ठ होगा या तो वस्तुनिष्ठ होगा, परंतु ऐसा नहीं होता। मूल्य क्या है कि आत्मनिष्ठ भी हो सकता है और वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। इसलिए क्या जरूरत है? चिंतन की सातत्य पद्धति की आवश्यकता है। अब आगे देखें तो वर्तमान में सातत्य पद्धति, यानी एक चिंतन की पद्धति होती है, को ही लोग ज़्यादा बेहतर रूप से अपना रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या है कि मूल्यों को दोनों रूपों में माना जाता है, यानी कि मूल्य में आनुपातिक अंतर को माना जाता है। यानी कि देखो, वर्तमान में सातत्य पद्धति चिंतन की एक बेहतर पद्धति है। क्यों? क्योंकि मूल्यों में निरपेक्ष अंतरों की बजाय आनुपातिक अंतर पर बल दिया जाता है। तो यह आपका था, मूल्य वस्तुनिष्ठ होते हैं या
आत्मनिष्ठ होते हैं। अब अगला प्रश्न इसमें उठाएंगे हम, मूल्य स्थिर हैं या गतिशील हैं? ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका नीति शास्त्र में एक बहुत विवाद रहा है इस पे, भाई मूल्य को स्थिर मान लिया जाए, गतिशील मान लिया जाए। तो हमें ऐसे विवादों में नहीं पड़ना, हमें एक तार्किक पद्धति को अपनाना है। तो हम पहले देखते हैं मूल्य क्या होते हैं, फिर स्थिर मूल्य कौन से होते हैं, फिर गतिशील मूल्य कौन से होते हैं, ये देख लेते हैं। तो मूल्य मतलब क्या है? मूल्य सामाजिक जीवन के वो नैतिक आदर्श होते हैं जिन्हें समाज प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ठीक है, तो मूल्य होते हैं, जैसा कि हमने कई बार पहले देखा था। अब स्थिर मूल्य कौन से होते हैं? वे मूल्य होते हैं जो शाश्वत व सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं, अतः इसमें परिवर्तन नहीं होता, स्थिर हो चुके हैं आपके मूल्य, स्थिर है, ये गतिशील नहीं है, चेंज नहीं हो रहे, इसलिए स्थिर मूल्य कहा जाता है, शाश्वत है, सार्वभौमिक है ये। ठीक है, अब अगर हम गतिशील मूल्यों की बात करें तो गतिशील मूल्य वे मूल्य होते हैं जो देश, काल व परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं। एक उदाहरण से हम समझे तो देखो, गत्यात्मकता है जिस समय, स्थान, परिस्थितियाँ। तो यदि हम सबसे पहले बहुविवाह को लेते हैं, समय के साथ साथ भारत समेत संपूर्ण विश्व ने इस बात को समझा कि बहुविवाह सही नहीं है, तो क्या हुआ, सभी लोग एकल विवाह की तरफ चले, एक विवाह की तरफ आ गए, और स्थान के साथ भी मूल्य बदल जाते हैं। अगर मेहनत की बात की जाए तो पहाड़ी लोगों का जीवन बहुत मुश्किल भरा होता है, हर सामान उन्हें नीचे से ऊपर लेके जाना होता है, इसलिए अधिक मेहनती होते हैं। वहीं जो प्लेन पे लोग रहते हैं, मैदानी क्षेत्र में लोग रहते हैं, वो तुलनात्मक रूप से कम मेहनती होते हैं, इसलिए देखो मेहनत जो स्थान के अनुरूप बदलती गई। अब देखो परिस्थितियाँ कैसे किसी मूल्य को बदलती हैं, युद्ध और शांति में देखो साहस कैसे बदल जाता है। अगर युद्ध का समय चल रहा है तो साहस शहादत के मूल्य के रूप में आता है, वहीं शांति के मूल्य, शांति के समय क्या साहस में शहादत को शामिल किया सकता है? नहीं, साहस तो आवश्यक है शांति के समय भी है, पर शहादत आवश्यक नहीं है यहाँ पे। अब आगे देखते हैं तो कोई भी मूल्य पूर्णतः स्थिर नहीं होता, और ना ही कोई ऐसा मूल्य है कि लगातार बदलता रहे। मतलब क्या है कि मूल्यों की गत्यात्मकता में आनुपातिक अंतर होता है, कोई मूल्य तेजी से बदल जाता है तो कोई बहुत धीरे धीरे बदलता रहता है। यानी कि कुछ मूल्य काफ़ी हद तक स्थिर होते हैं और बहुत विशिष्ट परिस्थितियों में ही परिवर्तित होते हैं, जैसे कि शांति, आनंद, कृतज्ञता। ये मूल्य तुलनात्मक रूप से स्थिर हैं और विशिष्ट परिस्थितियों में बदलते हैं, हमेशा नहीं बदलते। अगर आगे देखा जाए तो वास्तव में अधिकांश मूल्य धीमी गति से बदलते रहते हैं। यदि यदि हम समाज का नियमित अध्ययन करें तो उनकी परिवर्तनशीलता को आसानी से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए युद्ध की स्थितियों में साहस, युद्ध की स्थितियों में साहस के मूल्य का केंद्र में होना और युद्धहीन स्थितियों में आनंद के मूल्य का केंद्र में होना, तो ये दिखा रहा है कि मूल्य कैसे बदलते रहते हैं। ठीक है, तो ये दो टॉपिक थे आपके मूल्य से संबंधित। अब हम कल करेंगे नैतिकता के आयाम का टॉपिक उठाएंगे, जिसमें व्यक्ति की स्तर पर नैतिकता का निर्धारण और समाज की स्तर पर नैतिकता का निर्धारण देंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि किसी समाज में नैतिक मूल्यों का निर्धारण कैसे होता है, और साथ में हम देखेंगे कि ठीक है, अगला टॉपिक होगा आपका, ये बड़ा टॉपिक है, शायद यही हो पाए कल, और अगला समय बचेगा तो हम करेंगे कानून तो नैतिकता में क्या संबंध है, उसके बाद हम करेंगे धर्म तो नैतिकता में क्या संबंध है, और फिर समय बच गया तो मूल्यों के विकास में परिवार, शैक्षणिक संस्था तथा समाज की भूमिका। तो धन्यवाद, इसी के साथ ये हमारा टॉपिक आज का समाप्त होता है। नमस्कार।